हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आज के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। यानी 24 जनवरी आपका जो सीटेट का फर्स्ट एग्जाम हुआ है, यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है आपके ईवीएस के क्वेश्चन, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन आपके वही जो टॉपिक हैं पुराने वही रिपीट हो रहे हैं और आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं इम्पॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स आपको शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा कि क्या पढ़ें। अभी भी अगर आपको डर लग रहा है, यानी नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपको अभी भी डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपका पेपर अच्छे नंबरों से पास होगा। 110 प्लस लेकर जाइए कि आपका अच्छे से आएगा। ठीक है, तो जो जो एनालिसिस है उसको ज़रूर देखें। कुछ रिव्यू भी मैं बताऊंगी, जो पेपर बच्चे देकर आ रहे हैं, स्टूडेंट देकर आ रहे हैं, उनका क्या कहना है पेपर के बारे में और आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। पहले आज के क्वेश्चन को देखते हैं और उसके आंसर को भी देखते हैं। तो देखिए, आपका जो क्वेश्चन आज आया था, आपका क्वेश्चन ये फूड चेन से आया था। देखिए, टॉपिक जो है वो सिलेबस से बाहर नहीं है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। और एक ज़रूरी बात, जो आपका अगला जो पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इजी होगा, मॉडरेट होगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और तो आज का पेपर इजी था या मॉडरेट था, ये आप लोग खुद ही बताएंगे और लास्ट में मैं भी इस पर आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे उसके आंसर के साथ उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, फूड चेन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप कितने भी पूछे जाए, आप आसानी से हल करके आ पाएंगे। तो चलिए समझते पहले फूड चेन होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, यही पूछा गया था आज के क्वेश्चन पेपर में। चलिए समझते हैं। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है और खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुउद्देशीय होता है। यानी जो खाद्य जाल है उसकी जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण होता रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ठीक है, पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। इसीलिए फूड चेन जरूरी है कि ये जो है पृथ्वी के जो प्राकृतिक चीजें हैं उसमें संतुलन बना के रखता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया था कि पौधे है, खरगोश है, शेर है। मान लीजिए खरगोश नहीं है तो शेर शेर कैसे भोजन करेगा? यहाँ पर बच गया पौधा, तो पौधा तो जो मांसाहारी जानवर है वो पौधा खाएगा नहीं, तो शेर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर पौधे नहीं होगा तो खरगोश नहीं होगा, खरगोश नहीं होगा तो शेर भी नहीं होगा। तो ये संतुलन बना रहता है। पौधे को कौन खाएगा, खरगोश, और खरगोश को खाएगा शेर। इस तरह से जो पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मतलब कम या ज्यादा हुई तो असंतुलन पैदा हो सकता है। तो इसीलिए ये फूड चेन जो है वो जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लोकतक झील से पूछा गया था। तो लोकतक झील में कौन सा हिरन पाया जाता है? तो लोकतक सबसे पहले पाया कहाँ जाता है? तो लोकतक आपका मणिपुर में है। ठीक है, लोकतक झील होता है, झील के अंदर एक पार्क जैसा होता है, ये पार्क है, यहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं इत्यादि, और इस पर हिरन पाया जाता है जो कि संगाई नाम का हिरन पाया जाता है। और इसलिए ये लोकतक झील बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। एक तो ये पानी के ऊपर तैरता रहता है और इस पर आपके हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डांसिंग डियर जो है वो संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम है। डांसिंग डियर मतलब डांस करता हुआ हिरन, तो इसी का नाम है, संगाई हिरन का ही नाम है डांसिंग डियर, जो केवल मणिपुर में लोकटक झील में केऊबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब नेशनल पार्क को याद रखेंगे, केऊबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लोकटक फुमडी, फुमडी किसे कहते हैं? तैरती हुई वनस्पति, इसी के लिए ये फेमस है और के लिए जाना जाता है। और हिरन को अक्सर उन पर खुद को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। तो वो जब खुद को संतुलित कर रहा होता है तो लगता है जैसे वो डांस कर रहा है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो नाच रहा है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो इन दोनों नाम में से जो हो वो एक ही का नाम है, वो आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे अधिक वर्षा आपके मासिनराम में होता है। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। भारत के मेघालय में मासिनराम का नाम दर्ज है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है और 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह भी संघनित भी हो जाती है। यहाँ औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीलीटर होती है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पक्षियों से क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है, तो उल्लू की आंखें होती है। उल्लू की आंखें कितनी बड़ी बड़ी होती है, ऐसा लगता है जैसे इंसानों की आंखें हों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आपका एक ये इस तरह से 2 लाइन दे दिया गया था कि मैं कूकू करके गाती हूँ, मेरा नाम बताओ। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। पहले ऊपर 2 लाइन दे दिया गया था, उसके बाद इस के बारे में बताया गया था। जैसे देखिए, ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है कि तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है। यहाँ पर ये भी लाइन ऐड था कि वह मीठा गाती है और वह अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो ठीक है, ये आपका आंसर कोयल था। तो ये इसलिए इसको इस फैक्ट ये जो फैक्ट है आपका वो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं इसी से लेकर आई हूँ, कोयल से ही। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो ये पक्षी कौन सा है, तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कौन सा पक्षी है ये कोयल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सीसीई से क्वेश्चन पूछा गया था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, या फिर इसके बाद दिया गया है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशल का मूल्यांकन करना। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया आपका हाथी से दिया गया है। हाथी से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इसी तरह का। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। 200 नहीं, 100 किलोग्राम। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो ये भी सही है। तो आपका ACD सही है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ACD यानी CD, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटपर्णी पौधे से ही संबंधित है। नेक्स्ट दिया है घटपर्णी पौधे, इससे संबंधित अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इतने क्वेश्चन कर लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने निफेंथिस के बारे में बताया है, तो आप उन सभी एनालिसिस वीडियो को जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है कि घटपर्णी पौधे यानी निफेंथिस का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया है कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन आपका सी होगा, बाकी के सारे ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका प्याज की खेती से संबंधित पूछा गया था, जो कि आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है। देखिए, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। इसमें आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही क्रम बताना है आपको कि प्याज की खेती के लिए आप पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या चरण होगा। तो देखिए, पहला इन्होंने दिया बीज बोना, फिर है खरपतवार निकालना, फिर है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, गुड़ाई करना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे, यानी मृदा को नरम करना, और उसके बाद फिर आप उसमें बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद प्याज को उखाड़ना, फिर है आपका खरपतवार निकालना, और फिर उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन होगा तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पक्षियों से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के पेपर में। पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की जो आंखें होती है वो स्थिर होती हैं, मतलब आंख एक समय पर एक ही दिशा देख सकती है, आंखें जो है उनकी स्थिर है, आंखों की जो पुतलियां हैं वो घूम नहीं सकती, जैसे मनुष्य का घूमता है, हम लोग इधर भी मतलब एक तरफ एक समय पर कई चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता है। पक्षियों की जो आंखों की पुतलियां होती है वो स्थिर होती है, इसीलिए वो गर्दन को हिलाते हैं, बाएं दाएं उल्टा सीधा जिधर देखना हो उनको गर्दन हिलाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, फिर दिया है भारत का ठंडा रेगिस्तान, तो ये मैंने कल के वीडियो में भी करवाया हुआ है, लद्दाख है, लद्दाख के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। इससे पहले की वीडियो में मैंने पूरा दिवस आप लोगों को बताया हुआ था, उस दिन आपका पूछा था पृथ्वी दिवस के बारे में। इसके बाद अगर सीडीपी की बात करें तो देखिए आज आपका इतने दिन हो गए, आरटीई एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन आज आपके पेपर में आरटीई एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और पियाजे से, कोलबर्ग से, वाइगोत्स्की से, वैन हीले से, निपुण से, एनसीएफ, ये आपके ऑल सब्जेक्ट के हैं, यानी आरटीई से आपके ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे, वैन हीले से मैथ में, और निपुण का क्वेश्चन जो था आपके हिंदी में पूछा गया था, यानी यहाँ पर इनका फुल फॉर्म हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज में पूछा गया था, इसका आपका फुल फॉर्म लास्ट का जो मतलब इसके जो फुल फॉर्म है उसके लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं उसका ऑप्शन दिया गया था, उसको सही बताना था, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद करके जाएं, इसको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, लर्निंग स्कीमिंग स्कैनिंग, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। हिंदी में आपके दूसरों की बुराई के ऊपर इस प्रकार के आपके पैसेज दिए गए थे, और मूल्यांकन का संधि विच्छेद तारा का पर्यायवाची नहीं है पूछा था, तो उसमें जो ऑप्शन था उस हिसाब से तमस आना था। मानक भाषा पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके हनी बी से संबंधित आपके पैसेज आए थे, मैजिकल लैम्प से पैसेज आए थे, और मदर टंग इत्यादि से क्वेश्चन पूछे गए थे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं स्टूडेंट। अब देखिए मैथ में आपके सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब इतना आसान पेपर आया था आज सीटेट का पेपर जो था वो इजी था, और मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्लेस वैल्यू, नंबर सिस्टम इत्यादि यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एग्जैक्टली मैं उसी पर आधारित क्वेश्चन लेकर आई हूँ। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन नहीं पता चला, लेकिन उस पर जो उन्होंने बताया उस हिसाब से मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और उसी से प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग करें, और नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और बेसिक मैथ आ रहा है, मतलब बहुत ईजी आ रहा है जिसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मैथ के क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि 176 को 3 से विभाजित करते हैं तो इनमें से किसका जो शेष है वो अधिक होगा। तो ये आपको सारे ही सवाल को सॉल्व करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 176 को पहले 3 से डिवाइड करूँगी, ये जो आपको ऊपर दिया गया है, तो 3 से डिवाइड करने पर देखती हूँ कि इसका जो आपका शेष फल है वो कितना आता है। तो पहले आप इसको लगाएंगे, 5 से 15 आएगा, 2 आएगा, और फिर 3 8 जा 24 लगाएंगे तो आपका यहाँ पर 2 आता है। इसका जो आपका शेष फल है वो 2 आता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बड़े नंबर को देखूँ, यहाँ पर तो 173 को अगर मैं 5 से करती हूँ, 173 को अगर मैं 5 से यहाँ पर डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है। देखिए 3 से जाएगा पहले 15 आएगा, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना नंबर था 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी 5 4 जा 20 लगाऊंगी तो 3 यहाँ पर शेष आएगा। तो जो इसका शेषफल है वो 3 है, और जो ऊपर है इसका शेषफल आपका 2 आ रहा है। बाकी अगर 174 की बात करें तो 174 का जो है वो 2 ही आएगा। और उसके बाद अगर 175 की बात करें तो 175 का जो शेष है वो 1 आएगा। और 176 का अगर देखें तो 176 का आपका 0 आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन होगा। तो इसका जो शेषफल है वो इसके शेषफल से ज़्यादा आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। 500 सेंटीमीटर है, 50 मीटर है और 5 किलोमीटर है। ध्यान देंगे, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है और यहाँ किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर वाला कितना होगा, 5 को 1000 से करेंगे क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो ये 5000 लिख देंगे इसको।
पहले मैं बड़े वाले को ही ले रही हूँ। उसके बाद अगर मैं 50 मीटर की बात करूँ तो 50 मीटर ऐसे कर देंगे, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब 500 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल लीजिए। 500 को आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो यहाँ पर 5 मीटर हो गया। तो आप इसको सबको ऐड अगर कर देते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, बिल्कुल 5 आएगा। इधर कर लेती हूँ मैं इसको, 5, फिर यहाँ पर भी 5, और यहाँ पर आपके 0 और यहाँ पर 5, तो 5055 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 63606 में 6 के मानों का योगफल, यानी जितने भी 6 हैं इसमें इसके स्थानीय मान का योगफल करना है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 6 3 6 0 6 की, तो यहाँ पर पहले 6 के स्थानीय मान की बात करूँ तो 6 देखिए कौन से प्लेस पर है, 1s 10s 100,000 10,000, तो यानी कि 60,000 4 जीरो आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 600 आएगा, और उसके बाद आएगा आपका 6। तो इस हिसाब से अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60606 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके नंबर सिस्टम से लिए गए हैं 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, यानी इस अंक को इस अंक को पलट देंगे तो संख्या कौन सी प्राप्त होगी। इस नंबर को हम पलट देते हैं। अगर 567 है, यहाँ पर देखिए 5671, इसको पलट देंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 1765, और इसको जब हम माइनस कर देते हैं तो माइनस करने पर 3906 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका ये पैटर्न दिया गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया, 1 को 1 से किया तो 1, फिर 1111 को किया तो 121, उसके बाद 111 को किया तो देखिए इसमें क्या होता है पैटर्न में, जैसे 11 को किया तो 1 2 यानी 2 बार हुआ, और फिर से 1 रिपीट हुआ। इसी तरह से अगर 3 3 का देखें तो 1 2 3 और फिर 2 और 1 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर बात करिए तो 5 बार दिया हुआ है, तो 5 बार देने का मतलब है हम 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, और फिर यहाँ से उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, तो देखिए इसका क्रम क्या होगा, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या थी। अब ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है आपको बस इसको पूरा कैलकुलेट करके आंसर नहीं निकालना है, इस फॉर्म में निकालना है। देखिए 239 खिलौने हैं, 239 हैं, 70 लाए गए और खिलौने लाए गए, तो ऐड हो गया ना, तो 70 ऐड कर देंगे, और 152 बिक गए तो माइनस हो गया 152। अब देखिए ये वाला सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में बन रहा है, 239 प्लस 70 और 152, तो सी ऑप्शन हो रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ के बराबर है। अब 19,000 बोला है तो 19,000 लिख लीजिए, 19,000, फिर 19 सैकड़े का मतलब है 100, 1900, और फिर 19 इकाइयाँ का मतलब 19। अब इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,919 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19,000 प्लस 1900 और प्लस 19 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20,919 हो जाएगा। तो 20,919 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन 16 दिया है। देखिए जब ऐसे पूछे ना कि कितने हैं, तो 1/2 डिवाइड करना है इसको, ठीक है, जितने भी दिए हो
इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने में क्या होता है, जब हम फ्रैक्शन की डिवाइड करते हैं तो ये जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और ये वाला ऊपर वाला नीचे आ जाता है। और इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो भी आपका कैंसिल हो रहा है हो कर दीजिए। 2 से 4 बार में कट जाएगा 8, तो क्या आएगा आंसर, 1 × 4 = 4। तो 4 ये कितने 1/8 है, 1/2 में कितने 1/8 है, तो 4 है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मैथ के कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई थी, जिस आधार पर आज स्टूडेंट ने बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पैडागोजी के क्वेश्चन मैं लगातार और वीडियो में भी करवा ही रही हूँ, और मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। तो आपको करना है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो भी कर रहे हैं आप लोग वो करते रहें, और साथ में जो आपका एनालिसिस वीडियो आ रहा है, रेगुलर जो पेपर हो रहा है और उस पर जो एनालिसिस हो रहा है वो वीडियो ज़रूर देखें। और आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपका क्वेश्चन थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि वहाँ पर आपको सोच समझकर आंसर देना होगा। जैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लॉजिक लगा करके अपने आंसर देने होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मन शांत करके अपने उत्तर को ज़रूर वहाँ पर जांचें कि आप सही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और आपका ये एनालिसिस वीडियो बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके पेपर पास कराने में। तो सारा चीज़ प्रीवियस ईयर से आ रहा है, और कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको अलग से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो रेगुलर आपके जो पेपर एनालिसिस है उसमें आपको देखने को मिल ही जाता है। इसके अलावा जो और किन बातों पर ध्यान रखना है कि अब आपका पेपर धीरे धीरे मतलब अब ख़त्म होने वाला है, कुछ दिनों के बाद आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कठिन पेपर आएगा नहीं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो उन्हीं क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, यही एक और जानकारी थी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।